विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी आसमां किसका है। हेलो साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस टेस्ट सीरीज जो कि 7 नंबर की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, और इसमें हम देखेंगे एमपी जीके के टॉप 100 प्रश्न जो है देखने वाले हैं। अब इस टॉपिक में जो शामिल होंगे हमारे, खास तौर से आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन शामिल होगा, ज्योग्राफी वाला पोर्शन शामिल होगा, यानी कि एमपी जीके के हम देखेंगे। पिछली वाली क्लास में हम एमपी जीके के जो है ज्योग्राफी को लेकर के जो है प्रश्नों की चर्चा की हुई थी। इसमें जो है इकोनॉमी को लेकर के जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे जुड़िएगा एमपीपीएससी की सभी प्रकार के एग्जाम से संबंधित तैयारी के लिए। चलिएगा बात करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक जो इस क्लास को क्या कीजिएगा, देखिएगा। जो हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, और जो है क्वेश्चन के साथ में जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी की आगामी परीक्षा के लिए क्या होने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब महज जो है 14 दिन का समय बचा हुआ है, और इसमें क्या करना है, बस बात वही है कि जाने दो या फिर जान लगा दो। यूं ही नहीं होती बरसात, यूं ही नहीं होती बरसात, पहले धरती को धूप में जलना पड़ता है। चलिएगा जलना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, जहां आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, गलत कथन जो है आपको क्या करना है, बताना है। पहला देखेंगे इसमें, तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां कार्यरत हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एमपी पावर मैनेजमेंट लिमिटेड 2012 से क्या कर रही है, कार्य कर रही है। और तीसरा कथन है, विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है। और चौथा कथन है आपके पास में, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कहता है तीसरा कथन की विद्युत मंडल विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन जो है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है। ध्यान रखना, बहुत सी जो है विद्युत कंपनियां हैं, यह जो प्राइवेट क्षेत्र में भी क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। संपूर्ण का संपूर्ण जो है नहीं होने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी जो है देखेंगे, विद्युत सुधार अधिनियम 2000 और 2003 के तहत जो है प्रबंधन क्या किया गया है, बदला गया है। संपूर्ण जो है विद्युत मंडल के अधीन जो है नहीं आने वाला है। और मध्य प्रदेश में जो विद्युत वितरण की कितनी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं। ध्यान रखिएगा, एक मध्य क्षेत्र कंपनी है जो कि भोपाल और ग्वालियर में कार्य करती है, और एक आपकी पश्चिम क्षेत्र कंपनी है जो इंदौर और उज्जैन में कार्य करती है। एक आपकी पूर्व क्षेत्र विद्युत निगम कंपनी है जो कि जबलपुर और रीवा क्षेत्र में काम करती है। तो विद्युत वितरण से संबंधित कितनी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्तमान में उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण हेतु अलग अलग कंपनियां क्या करती हैं, कार्य करती हैं। संपूर्ण जो प्रबंधन अब केवल एमपीईबी के अधीन नहीं रहा हुआ है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के कुल उपलब्ध बिजली क्षमता जो कितनी है। मध्य प्रदेश की कुल क्षमता आपसे पूछ रहा है विद्युत के संदर्भ में। 21,789 मेगावाट है, 23,789 मेगावाट है, 25,000 मेगावाट है, या फिर आपकी जो है 22,789 मेगावाट है। तो मध्य प्रदेश की अगर कुल विद्युत क्षमता को आप देखेंगे तो 23,789 मेगावाट हमें देखने को मिल जाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। या क्या देख लेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है 23,789 मेगावाट क्या कर रही है, विद्युत जो है हमारे पास में उपलब्ध है। वहीं अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो लगभग 7,000 मेगावाट से ज़्यादा जो हमारे पास में क्या उपलब्ध है, नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे यह जो है सिंगरौली में स्थित है। और मध्य प्रदेश का ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा क्या है, विद्युत है जो है ये ऊर्जा से ताप विद्युत निगम है ये। ठीक है, जितने भी ताप विद्युत केंद्र हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जिसकी क्षमता जो है आपको 4760 मेगावाट देखने को मिल जाएगी। रूस के सहयोग से बना था। कहाँ पर स्थित है, सिंगरौली में स्थित है। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह है, बैढ़न सिंगरौली में स्थित है, और 1982 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा विद्युत क्षेत्र है जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत
केंद्र को इनमें से कौन से क्षेत्र से क्या होता है, कोयला की आपूर्ति होती है? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, अमलाई कोयला क्षेत्र, चचाई कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र। तो यदि आपको बहुत सारी लोकेशन पता है तब भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। और कोयला एक क्या होता है, भारवाहक उद्योग होता है, इसे दूर से कोयला नहीं ला सकते हैं। तो अमलाई जो है शहडोल में पड़ता है, चचाई जो है आपका अनूपपुर में पड़ता है, जोहिला जो है उमरिया में पड़ता है। नजदीकी ऑप्शन आपका पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र जो बैतूल में पड़ता है, यही क्या है होने वाला है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सारणी जो स्थित है, इस केंद्र को पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से क्या होता है, कोयला मिलता है। तवा नदी से इनको पानी मिलता है। 1967 और 68 में जो है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। बैतूल जिला में स्थित है। 1330 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और 5 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 10 एचपी तक के अनमीटर्ड पंपों पर जो है फ्लैट दर कितनी है? अब आपको लग रहा होगा क्या बवाल प्रश्न है, ठीक है, तो बवाल प्रश्न नहीं है भाई साहब। मध्य प्रदेश 2026-27 का जो बजट है, इस बजट में जो तीसरा सबसे ज्यादा बजट जो है इस योजना को दिया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा बजट जो है लाडली बहना योजना को है, और दूसरे तीसरे नंबर पर जो है यह योजना है। तो इस बवाल को उससे नहीं कह सकते भाई। जो मध्य प्रदेश के 1 साल के बजट में आगे सबसे ऊपर जो है ज्यादा पैसा लेने वाली योजना है, वो बवाल नहीं हो सकती, ठीक है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बस हमारी नजरें क्या है वहां तक जो है नहीं पहुंचती हैं। तो क्या कहता है, अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 10 एचपी तक के अनमीटर्ड पंपों पर जो है फ्लैट दर जो है कितनी रहने वाली है? तो ध्यान रखना 750 रुपए प्रति एचपी जो है वर्ष रहने वाली है। जैसे मोटर वोटर वगैरह कृषि में यूज करते हैं ना, तो उसमें जो है एचपी मतलब हॉर्स पावर होता है, मोटर होते हैं अलग अलग एचपी के, तो उस हिसाब से जो है दर रहने वाली है। कितनी रहेगी? 750 रुपए जो है रहने वाली है। 10 एचपी तक के अनमीटर्ड पंपों हेतु जो है 750 से प्रति एचपी क्या रहेगी, 1 वर्ष के लिए जो है दर रहने वाली है। अगली बात करते हैं, निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना का लाभ जो है किसे मिलने वाला है? तो किसे मिलेगा? सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, एससी एसटी किसानों को, बड़े उद्योगों को, या फिर व्यापारी वर्ग को मिलने वाला है। निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एससी एसटी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसमें निःशुल्क लाभ मिलने वाला है। यानी कि ध्यान रखना, यह योजना जो 1 हेक्टेयर भूमि व 5 एचपी तक के पंप चलाने वाले एससी एसटी किसानों हेतु है, ठीक है। जिसके पास जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा अगर जमीन है तो उनको जो है क्या 1 हेक्टेयर भूमि व 5 एचपी पंप चलाने वाले एससी एसटी किसानों को लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा अगर होगी लाभ न मिल पाएगा, ठीक है। कौन सी निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना एससी एसटी किसानों को मिलेगी? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना किस वर्ग के घरों के जो है विद्युतीकरण हेतु है? ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कौन? प्रधानमंत्री जनमन योजना। कुछ भी पूछे, पीबीटीज के लिए यह योजना चल रही है। 75 जो पीबीटी जनजातियां हैं पूरे भारत में, उनके लिए जो है चल रही है। मध्य प्रदेश में कितनी पीबीटीज हैं? आप क्या कहेंगे? 3 पीबीटीज हैं, ठीक है। झारखंड से यही योजना जो है चली हुई थी, और पिछड़ी जनजातियों के लिए है, जैसे मध्य प्रदेश में 3 है, बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियां। देख, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है 75 है, पीबीटीज समुदायों के घर का क्या करना है, विद्युतीकरण करना है। भारत में कितनी जनजातियां हैं? 75 हैं। और 1973 में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था ढेबर आयोग, के आधार पर ये पीबीटीज बनी हुई थी। और मध्य प्रदेश में पूरे भारत की जो है पहली पीएम जनमन योजना के तहत जो पहली आवास योजना बनी हुई है वो कहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको? जो है शिवपुरी में। और जो पहली सड़क बनी हुई है वो कहाँ देखने को मिल जाएगी? बालाघाट में देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनमन योजना में मध्य प्रदेश में कितने घरों के जो है विद्युतीकरण की कार्य योजना को जो है स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आप क्या बताएंगे, कितने घर हैं जिनको क्या दी गई है, यह जो है स्वीकृति प्रदान की गई है? ध्यान रखना, 27,000 घरों को जो है विद्युतीकरण की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। कितने? 27,000 जो है आवासों को यह योजना मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के कुल संभावित और सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है? मध्य प्रदेश में संभावित सौर ऊर्जा क्षमता जो है बात की जा रही है। देखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर सौर ऊर्जा की क्षमता बात करेंगे तो यह जो है 50,000 प्लस जो है आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि मोटा मोटा आंकड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, 2021 के डाटा के अनुसार 51,660 मेगावाट मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की जो क्षमता रहने वाली है, ठीक है। संभावित क्षमता जो है, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होने वाला है, 51,000 जो है 660 मेगावाट। क्या करिएगा आप जो है इसमें याद रखिएगा, 51,660 मेगावाट क्या रहने वाली है मध्य प्रदेश की संभावित क्षमता जो है होने वाली है। इस बात को क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा के मामले में भारत में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, क्या ध्यान रखेंगे? चौथा स्थान जो है देखने को मिल जाता है। सांची को क्या कहते हैं? सोलर सिटी के रूप में जो है किया जाता है, जाना जाता है। सांची को सोलर सिटी के रूप में जानते हैं।
और पहला जो सौर ऊर्जा गांव कहलाता है कस्तूरबा गांव कहलाता है। बांचा गांव बैतूल में स्थित है। एक ऐसा गांव है जहां पर जो है पूरी तरह से सभी लोग सौर चूल्हों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो बेलस्पन सौर ऊर्जा प्लांट जो है आपको नीमच में मिल जाएगा, भगवानपुरा गाँव में जो है स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा प्लांट जो है आपको खंडवा में मिल जाएगा, तैरता हुआ जो सोलर प्लांट लगाया गया है। अगली बात कर लेते हैं, ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है ये क्या किया गया था, कब शुरू किया गया था? ठीक है, चलिए अगर पिछला क्वेश्चन मैंने क्या किया है, इसमें क्या कीजिएगा, सुधार कीजिएगा फिर से। एक्चुअली में जो क्या है गलत आंसर शीट की वजह से क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगी आपकी 61,660 मेगावाट ही जो है रहने वाली है। 61,660 मेगावाट जो कि देश की कुल ऊर्जा कितना होने वाला है, 8.2% जो है होने वाला है। ठीक है, भारत मध्य प्रदेश में जो कि मतलब भारत में जितनी भी सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा कितना होने वाला है, 8.2% होने वाला है। और चौथा स्थान आपको मध्य प्रदेश का देखने को मिल जाएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो है ऊर्जा साक्षरता अभियान है ये आपको 25 नवंबर 2021 को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? ऊर्जा साक्षरता अभियान जिसे क्या कहते हैं, ऊषा कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है कि ऊषा क्या है, तो आप बता देना ऊर्जा साक्षरता अभियान है जिसकी शुरुआत 25 नवंबर 2021 को हुई थी। ऊर्जा मतलब कि किस प्रकार से घरों में बर्बाद नहीं करनी है भाई साहब। एलईडी का बल्ब का क्या करो, उपयोग करो। लोग क्या कर देते हैं, 10 रुपये वाले बल्ब का उपयोग करते हैं, पंखा जो है चला करके छोड़ देते हैं। तो उसमें संदर्भ में जागरूकता करने के लिए ये अभियान जो है शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है नहीं है? दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, डोलोमाइट जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है निम्नलिखित में से किस जिले में से स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आपका जो है उमरिया में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसकी क्षमता जो कितनी है, 1340 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता देखने को मिलने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र आपको चचाई में मिल जाएगा, अनूपपुर जिला में 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है आपको यह कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप कहेंगे कि यह जो है सारणी बैतूल में मिल जाएगा। 1967 में स्थापना हुई थी। संजय गांधी जो उमरिया में मिल जाएगा। उकाई ताप विद्युत परियोजना सूरत में देखने को मिल जाती है। डी ऑप्शन ना हो पाएगा आपका, डी ऑप्शन जो है उत्तर हो जाएगा सही। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1952 में हुई थी, 1982 में हुई थी, 1984 में हुई थी। क्या पूछ रहा है आपसे? ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड पूछ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे यह जो है भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना जो भोपाल में की गई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर प्लांट की क्षमता जो है कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कई कंपनियां जो है कार्य कर रही हैं, जिसमें से पावर जनरेटिंग कंपनी जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर जो है यानी कि ताप विद्युत केंद्र है, उनकी जो कुल क्षमता आपको कितनी देखने को मिल जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी क्षमता जो है 4560 है। ठीक है, 4570 मेगावाट जो है आपको क्षमता देखने को मिल जाएगी। यानी कि राज्य सरकार के थर्मल पावर प्लांट्स की क्षमता जो है 4570 मेगावाट जो है दर्ज की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 तक। बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट की क्षमता जो है 4560 देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है मध्य प्रदेश का, आप विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। सबसे छोटा कौन सा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र सबसे छोटा हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अटल गृह ज्योति योजना किन उपभोक्ताओं को लाभ जो है देती है, तो आप क्या कहेंगे? यह जो है किसानों को लाभ देती है। अभी हम क्या कर चुके हैं, ठीक है, 150 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को जो है, जस्ट मिनट रुकिएगा, ठीक है, 150 यूनिट जो है खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को जो क्या करती है, यह है इस योजना के तहत 100 यूनिट तक का जो है बिल केवल क्या किया जाता है, 100 रुपया लिया जाता है। मिलता है ना, वो अभी जो गरीबी रेखा के से नीचे के लोग होते हैं उन्हें जो है अगर 100 यूनिट तक क्या करते हो, खर्च करते हो, तो उन्हें मतलब 1 रुपया यूनिट क्या किया जाता है, जो है मतलब पैसा लिया जाता है, 1 रुपया यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। तो ये ठीक है, 150 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 150 यूनिट तक खपत करने पर जो है प्रथम में 100 यूनिट पर जो है बिल मात्र जो है 100 रुपये लिया जाता है। अगली बात करते से ज़्यादा खपत करोगे फिर 10 रुपये यूनिट लगेगी। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में जो है विद्युत अधोसंरचना की लागत का कितना प्रतिशत जो है किसान वहन करेगा? तो जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है ये ऊर्जा विभाग की योजना है। ठीक है, किसके
योजना है, ऊर्जा विभाग की योजना है और इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट जो है सौर ऊर्जा आधारित क्या कराएगी, सोलर पंप जो है उपलब्ध करवाएगी और उसमें जितना भी पैसा लगेगा उसका 50% क्या देगी मध्य प्रदेश की सरकार जो है आपको देने वाली है। ठीक है, 50% अंशदान देगी, 40% जो है 50% अंशदान किसान देगा, 40% सरकार देगी और 10% कंपनी वहन करती है। यानी कुल मिलाकर के उन्हें कितना अंशदान मिलने वाला है, दूसरा मतलब कितना प्रतिशत वहन करता है, किसान कितना वहन करता है, तो 50% किसान वहन करता है, 50% जो है बाकी का जो है सरकार और कंपनी वहन करते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ध्यान रखिएगा ऊर्जा विभाग की योजना है। ऑन योर ट्रांसफर योजना किसके लिए जो है शुरू की गई है, ठीक है। तो ऑन योर ट्रांसफर योजना जो है, ये ट्रांसफार्मर योजना किसानों के लिए भाई, अपने खास तौर से खेतों में क्या लगवाएंगे और ट्रांसफार्मर जो है इस योजना के तहत लगवाएंगे। चलिएगा बी ऑप्शन किसानों के लिए हो जाएगा, किसान स्वयं के खर्च पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर लगवा करके अपना जो है कनेक्शन ले सकते हैं। अगला है बेलसपन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, नीमच में जो है यह स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह नीमच में जो है जावड़ में स्थित है, जिसकी क्षमता जो है आपको क्या मिल जाएगी, 151 मेगावाट मिल जाएगी। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 7000 प्लस जो है देखने को मिलती है, 7300 मेगावाट क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य की क्षमता 10 वर्षों में जो है बढ़कर के 7300 मेगावाट हो चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा अगर कुल ऊर्जा क्षमता पूछे तो 23,000 के समथिंग जो है आपको देखने को मिल जाती है। नवीकरणीय कितनी है, 7300 देखने को मिल जाती है। अगर शाजापुर नीमच, ठीक है, अनीसा ट्रिक भी हमने बनाई हुई थी, अनीसा किसी लड़की का नाम है अनीसा जो है सौर, ये प्रस्तावित है सभी के सभी। अगर शाजापुर नीमच सौर ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, अगर इनमें देखेंगे फ्रेंड्स तो ठीक है, इसकी देखने को मिल जाएगी आपको जो है 550 मेगावाट जो है आगर मालवा वाले की देखने को मिल जाएगी, 500 मेगावाट जो है आपको नीमच वाले की जो प्रस्तावित है देखने को मिल जाएगी 500 मेगावाट जो है इसकी, और 450 मेगावाट जो है किसकी देखने को मिल जाएगी, शाजापुर वाले की। तो कितनी क्षमता हो जाएगी, 5 5 10, ठीक है, और है 5 5 10, 10 5 कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी भाई, 1500 मेगावाट है क्या, तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। चलिएगा बी ऑप्शन सही है। तीनों परियोजनाओं की कुल क्षमता जो कितनी है 1500 मेगावाट हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ अभी प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हुए हैं, काम जो है चल रहा है, इस बात को क्या करना है आपको ध्यान रखना है। जो बिलसपन सौर ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे कि ये जो भगवानपुरा में स्थित है, 2014 चल रही है, और ये आगर मालवा और ये जो है यहाँ पर क्या है आपके प्रस्तावित हैं, इन बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं, और सांची सोलर सिटी की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, जो सांची में जो है वहाँ पर वो बनाया गया है सोलर प्लांट तो है, उसकी क्षमता कुल कितनी है, 8 मेगावाट देखने को मिल जाएगी। सांची कहाँ पर पड़ता है, आप कहेंगे यह जो है रायसेन जिला में देखने को मिल जाता है, यह बौद्ध स्तूपों के लिए क्या है जाना जाता है। ठीक है, 8 मेगावाट जो है क्षमता है, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है ये राजस्थान से क्या की गई थी, शुरू की गई थी, और खास तौर से किसानों को जो है इसमें क्या किया जाएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित योजना थी, तो विद्युतीकरण ना हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र, किसानों की भूमि पर जो सौर संयंत्र स्थापित करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान अपनी बंजर भूमि पर क्या कर सकते हैं, सौर संयंत्र लगाकर अतिरिक्त आय जो है पा सकते हैं। ये जो क्या थी, कुसुम योजना थी। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है स्थित है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर स्थित है, ओंकारेश्वर में स्थित है। कितनी क्षमता है इसकी, 600 मेगावाट आपको जो है क्षमता देखने को मिल जाएगी, विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। कुसुम सी योजना का संबंध किससे है, ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब। कुसुम ए योजना जो है क्या कर रही थी, किसानों को जो है सौर संयंत्र उपलब्ध करवा रही थी बंजर भूमि पर, और जो कुसुम सी योजना है यह भी जो है सोलर ऊर्जा से ही जुड़ी हुई है। इस योजना में जो है ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का जो है सौर ऊर्जा से क्या किया जाएगा, सोलराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, पुराने ग्रिड से जुड़े पंपों को जो है सोलराइज करना, ये क्या था, सी योजना थी, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का जो है सोलराइजेशन करना, इसका क्या है उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आप क्या कहेंगे, जावरा रतलाम में जो है 1934 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो 1934 में जावरा रतलाम में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर अथवा मिनी मुंबई किसे कहा जाता है, नॉर्मल सा प्रश्न है, आप कहेंगे यह जो है इंदौर को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है, सर्वाधिक कपड़ा मिलों के कारण जो है इसे क्या कहते हैं, मिनी मुंबई कहा जाता है, ना कि उद्योगों के कारण। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शुगर मिल कौन सा है, क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है, पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि पहली शुगर मिल कहाँ पर हो जाएगी, जावरा रतलाम में हो जाएगी, और बरलाई शुगर मिल जो है ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, देवास में देखने को मिल जाएगी। ये मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी शुगर मिल है, ध्यान रखना। बरलाई शुगर मिल, अगर देवास ऑप्शन में ना हो तो इंदौर भी सही हो सकता है।
जीवाजीराव शुगर मिल जो है ये आपको उज्जैन में देखने को मिल जाएगी। कैलारस शुगर मिल जो है आपको ग्वालियर में देखने को, मुरैना ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। भोपाल शुगर मिल जो है आपको ध्यान रखना सीहोर में देखने को मिलेगी, भोपाल में ना मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बरलाई शुगर मिल जो है सबसे बड़ी चीनी मिल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग जो है कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना नागदा जो है उज्जैन में क्या स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग जो है स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, नागदा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो गंज बसौदा विदिशा में जो है मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर मिल जाएगा, उज्जैन में जो है देखने को मिल जाएगा। नर्मदापुरम में जो है प्लाईवुड उद्योग देखने को मिल जाएगा। इंदौर में जो है खासतौर से फार्मा इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग देखने को मिल जाएंगे। और चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, पूरे भारत में जो है तेंदुपत्ता के उत्पादन में क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का योगदान कितना, लगभग 60% जो तेंदुपत्ता के लिए मध्य प्रदेश क्या करता है, उत्पादन करता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रथम स्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो लकड़ी चीरने का सबसे देखिए जबलपुर में भी भाई है, लेकिन मंडला में भी जो है लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मनेरी में स्थित है। जो मनेरी क्या है, मंडला का एक औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पर जो हो जाएगा। तो मनेरी में जो है लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा क्या स्थित है, आपका कारखाना स्थित है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास में 34 नंबर का है। मध्य प्रदेश का सीमेंट उद्योग देश में जो है किस स्थान पर है, सीमेंट के मामले में मध्य प्रदेश आपको दूसरे स्थान पर, सॉरी क्या मिल जाएगा, तीसरे स्थान पर देखने को मिल जाएगा। अभी तक दूसरे स्थान पर रहा है, लेकिन नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर देखोगे तो सीमेंट उद्योग में मध्य प्रदेश जो तीसरे स्थान पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पहले स्थान पर कौन मिलेगा, तो आप कहेंगे राजस्थान है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, इसके बाद में जो है तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का देखने को मिल जाता है। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग जो है आपका यहाँ पर स्थित है। और ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 1922-23 में पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमौर मुरैना में क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। करेंसी पेपर मिल जो है कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। 1974 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। देवास में, ठीक है। 1974 में भी कई जगह पर लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर 75-76 लिखा हुआ है, तो ठीक है। 1975-76 में स्थापना हो गई थी, तो 1975 जो है ध्यान रखिएगा। इनमें देखेंगे होशंगाबाद में आपको सिक्योरिटी पेपर मिल देखने को मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और इंदौर में टिश्यू पेपर मिल, शहडोल में जो है आपका मिल जाएगा। अमलाई में भी यहाँ पर एक पेपर मिल स्थित है। और अखबारी कागज का कारखाना जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, नेपा नगर बुरहानपुर में देखने को मिल जाएगा। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, यह आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएगा। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में मिल जाएगा। और स्टील कॉम्प्लेक्स जो है सागर में देखने को मिल जाएगा। धार में जो है आपको पीथमपुर पीएम मित्र पार्क भी देखने को मिल जाएगा। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। धार जिले में कौन सा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, धार जिले में कौन सा टेक्सटाइल पार्क जो है विकसित किया जा रहा है, तो अभी हमने क्या है टेक्सटाइल पार्क वहां पर जो है पढ़ रहे थे। तो धार जिला के जो है मुहाना गांव में क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क जो है विकसित किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो है सही जवाब हो जाएगा। मुहाना जिले में क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क जो है विकसित कर रहे हैं। और धार को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का पीथमपुर कहते हैं। पीएम मित्र पार्क भैंसोला गाँव में जो है पीएम मित्र पार्क यहाँ पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय की स्थापना जो है कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे कि 1970 में, 1984 में, या फिर आपकी 1991 में, या फिर 2000 में की गई थी। तो 1984 की डेट क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश में क्या किया गया था, रेशम संचालनालय की स्थापना 1984 में क्या की गई थी, इसकी जो है स्थापना की गई थी। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा रेशम संचालना। रेशम उद्योग जो है कृत्रिम धागा खासतौर से नागदा उज्जैन में जो है आपको देखने को मिल जाता है। और जो 5 प्रकार का रेशम होता है, उसके लिए जो है रेशम सिल्क पार्क पचमढ़ी में स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं, सिवनी को कहा जाता है। गन कैरेज फैक्ट्री जो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो ध्यान रखना गन कैरेज फैक्ट्री जो मध्य प्रदेश के जब्बलपुर में जो है, यहाँ पर जो हथियार निर्माण के कारखाना है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करें तो 1943-44 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गन कैरेज फैक्ट्री जो है आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगी 1943-44 में। अगर आपसे पूछता है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी किसे कहते हैं, जबलपुर कहते हैं। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। लेकिन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, अमरकंटक में पड़ जाता है। दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। SC ST स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, जबलपुर में है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, जबलपुर में है।
उष्णकटिबंधीय वन अनुसंस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। भेड़ाघाट भी जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम डुमना हवाई अड्डा भी आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगी? जबलपुर हो जाएगी। और सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की बात जो डॉक्टर फजल अली आयोग ने की थी वो जबलपुर को ही की हुई थी। इन बातों को क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। मदन महल जबलपुर में मिल जाएगा। संग्राम सागर जबलपुर में मिल जाएगा। और ठीक है, पिंक रेलवे स्टेशन भी कहाँ पर मिल जाएगा? जबलपुर। बहुत सारी बातें हैं जबलपुर में। चलिएगा, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है ये आपको सिंगरौली में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? सिंगरौली में। सिंगरौली को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहीं पर जो बैढ़न में सबसे बड़ा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? आपका सिंगरौली है। सिंगरौली एकमात्र जिला है जहाँ से 82 डिग्री यानी कि भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है? गुजरती है। सिंगरौली में जो है चकरिया की खान देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? सिंगरौली में, जो सोने से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है सिंगरौली में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को जो है उद्योग वर्ष घोषित किया हुआ है? तो ध्यान रखना, 2025 के वर्ष को क्या किया है? उद्योग वर्ष घोषित किया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 के वर्ष को जो है कृषि और किसान कल्याण वर्ष जो घोषित किया हुआ है। मध्य प्रदेश ने 2028-29 तक जो है अपनी जीडीपी दुगनी करने का लक्ष्य रखा हुआ है। क्या हो जाएगा? उद्योग वर्ष हो जाएगा। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का लक्ष्य जो 2030 तक राज्य की जीएसडीपी को जो है कितने रुपए करोड़ तक जो है पहुंचाने का टारगेट रखा है? 6 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। तभी तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे जी? 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या देंगे? योगदान देंगे। 6 लाख करोड़ रुपए जो है हमने क्या रखा है? टारगेट रखा है नई औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एमएसएमई पंजीकरण 2023-24 में जो है कितनी इकाइयों तक पहुंचा है? एमएसएमई पंजीकरण 2023-24 में कितनी इकाइयों तक पहुंचा, यानी कि जो मध्य प्रदेश है हमारा वो कितनी इकाइयों क्या कर चुका है? पंजीकरण कर चुका है वर्ष 2023-24 तक। किसमें? एमएसएमई के तहत। ठीक है, आपसे बात की जा रही है तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो है 3.5 लाख, 4 लाख, 4.57 लाख या फिर हो जाएगा आपका कहेंगे 4.57 लाख जो है मध्य प्रदेश में एमएसएमई पंजीकरण की जो है इतने पंजीकरण हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 4.57 लाख है। 4.57 लाख इकाइयों से जो है 22.70 लाख रोजगार क्या हो जाने वाले हैं? सृजित होने वाले हैं। एमएसएमई विभाग की स्थापना कब की गई थी? आप क्या ध्यान रखेंगे? 5 अप्रैल 2022 से क्या की गई थी? सॉरी, 5 अप्रैल 2016 को क्या की गई थी? एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में जो है एमएसएमई की 194 इकाइयों को जो है भारत सरकार क्या दे चुकी है? मान्यता दे चुकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो एमएसएमई विभाग है उसमें से 172 इकाइयों क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश का एमएसएमई विभाग जो है संचालित कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा डाटा होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, तो चिंता मत करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, चलते रहिएगा। ये सिर्फ एक लोग की समस्या नहीं होती, जितने भी प्रतिभागी होते हैं उन सभी की परीक्षा ये जो है सभी के पास में क्या होती है? समस्या होती है। क्योंकि भाई एक आदमी का दिमाग क्या होता है? लिमिटेड होता है। और आप क्या करते हैं? सभी फैक्टरों को जो उसी में डालते हैं तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन होगा ही भी। तो बहुत मतलब कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको क्या है, जो चीज़ें खास तौर से पढ़ी हुई हैं थोड़ा मोड़ा ध्यान आ रहा है तो बार बार रिवीजन कीजिएगा। यही मात्र तरीका है, कोई तरीका नहीं है। आप जब पेपर देंगे कई बार तब आपको समझ में आएगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो पढ़ाने वाली कोचिंग होती है वो क्या कर सकती है? बहुत कुछ नहीं कर सकती है। 30-40 क्वेश्चन ही फंसवा सकती है, बाकी जो डाटा का काम जो है खुद के स्तर पर करना होता है। ठीक है, जब भी एमएसएमई की बात आए ऐसी जो 4-5 बातें हैं वो क्या कीजिएगा? रिकॉल करते रहिएगा। मैं लिख लिख करके यहाँ पर रिकॉल करवाऊँ तो अब देखिएगा अपने पास में भी थोड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि जहाँ तक समय था हमने जो मतलब लिख लिख रिवीजन करवाने का तो करवाया हुआ है, पहले जो खूब डिटेल में करते रहे हैं, किया भी हुआ है, क्लासेस भी हैं, आप देखे भी होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे जो है जैसा पॉसिबल हो सकता है वैसा कर रहे हैं। चलिएगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के योगदानों में अगर देखेंगे तो हमेशा जो है सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? विनिर्माण क्षेत्र का हमें जो सबसे ज़्यादा योगदान हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, किसका योगदान? विनिर्माण क्षेत्र का हमें सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिल जाता है। ठीक है, विनिर्माण और निर्माण, बिजली गैस ये तो ना होने वाले, सी और डी तो ना होंगे। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। चलिएगा, बी ऑप्शन जो है उनमें निर्माण क्षेत्र का उद्योग देखने को मिल जाएगा आपको। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कई उप क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे कृषि हो जाएगा, फसल हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। उनमें से हमने देखा था फसल क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान था।
और द्वितीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आप कहेंगे निर्माण क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान मिल जाता है द्वितीयक क्षेत्र का, आप कहेंगे कि 19.3% का योगदान जो है द्वितीयक क्षेत्र का देखने को मिल जाता है। 3 क्षेत्र है ना आपके, एक प्राइमरी क्षेत्र है, एक द्वितीयक क्षेत्र है, एक क्या तृतीयक क्षेत्र है। प्राइमरी क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश में लगभग 44% मिल जाता है और 19% जो है आपको क्या मिल जाता है, किसका मिल जाता है, द्वितीय क्षेत्र का। बाकी कितना बचता है भाई, 45, 10, 55, 54, 36% जो है आपका बच जाता है। तो क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर का योगदान जो है हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में योगदान है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे आपका जो निर्माण क्षेत्र है, ठीक है, क्या है मध्य प्रदेश में जो आपका निर्माण क्षेत्र है, ठीक है, इसका योगदान जो है आपको लगभग जो है 9% के समथिंग देखने को मिल, निर्माण क्षेत्र का योगदान जो है कितना देखने को मिल जाता है, 9% की जो है समथिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं विनिर्माण क्षेत्र का देखेंगे तो 7% की समथिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगा। विद्युत गैस और जल आपूर्ति के देखेंगे तो 2.95% का जो है योगदान देखने को मिल जाएगा। और खनन क्षेत्र का इसमें देखेंगे तो और भी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 19, लगभग 1% की समथिंग जो है खनन क्षेत्र का योगदान जो है कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, निर्माण क्षेत्र का योगदान जो है आपको देखने को मिलने वाला। बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। निर्माण क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 47%। अब ये मत लगाइए कि भाई साहब यहाँ पर जो है 9% बता रहा है, यहाँ पर 47% लिखा हुआ है। तो मैं कुल इसका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में कुल योगदान कितना है, 19% का है। इस 19% में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, 9% है। और ये जो लिखा हुआ है, अब इस 19% को टोटल क्या मान लिया गया है, 100% मान लिया गया है। तो मतलब कुल द्वितीय क्षेत्र को यदि 100% मान लिया जाए तब ये हो जाएगा। थोड़ा सा आप गणित के व्यक्ति हैं, ज़्यादा मुझसे एक्सपर्ट होंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगली बात है, तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो किसका है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों का योगदान है। अब तृतीय क्षेत्र में देखेंगे, पहली बात ये समझिएगा कि तृतीय क्षेत्र में जो है कुल योगदान कितना, 36% का योगदान है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का। अब इसमें 36% में अगर आप देखेंगे तो इसमें, ठीक है, लगभग जो है 10% का योगदान आपको किसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें वित्तीय सेवाओं का योगदान देखेंगे, जो है आपको 3.71% का योगदान जो है वित्तीय क्षेत्र का देखने को मिल जाएगा। व्यापार, मरम्मत और होटल क्षेत्र अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपका लगभग लगभग जो है आपको 10% का योगदान या 10.37% का योगदान जो है देखने को मिल जाएगा। और लोक प्रशासन की अगर बात की जाए, रेलवे का बात करेंगे तो 1% से कम देखने को योगदान मिल जाता है। 1% से कम जो है रेलवे क्षेत्र का देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो क्या हो जाएगा, आपका योगदान जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा योगदान आपको किसका देखने को मिल जाएगा, व्यापार और जो है मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है किसमें, मध्य प्रदेश के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चलिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल का योगदान जो है 28.32% है, जबकि उसका देखेंगे 36% में, तो उसको कितना 10% की समथिंग योगदान है। 2024-25 में जो तृतीय क्षेत्र का जीबीए में कितना योगदान रहा है, तो देखिएगा जीबीए में जो है कितना योगदान रहा है। भाई साहब आपने जो है परसेंटेज में क्या रखा है, डाटा याद करके रखा हुआ है। तो इसमें जो है तृतीय क्षेत्र में देखेंगे जीबीए का योगदान, ये पैसों में क्या कर दिया है, वैल्यू कन्वर्ट कर दिया उस पैसों में, यानी कि मध्य प्रदेश की कुल जीडीपी कितनी है, उस जीडीपी से अगर क्या निकालेंगे, 36% निकालेंगे तो आपको क्या निकल करके आ जाएगा, ये वैल्यू निकल करके आएगा, जो कि 5.25 लाख करोड़ जो है आपकी होने वाली है। मतलब कि 2024-25 में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 5.25 लाख करोड़ का है। और इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो कि कुल जीडीपी कितना है, लगभग 36% है। तो इस बात को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है ग्वालियर में, उज्जैन में, जमोदी गांव में या फिर देवास में। तो यह जो है आपका जमोदी गांव में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और ये जमोदी गांव जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इंदौर में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है बजट में दिया हुआ था कि इसको विकसित करने की बात जो है की जा रही है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत जो है क्या किए जाएंगे, कितने रोजगारों का जो है सृजन किया जाएगा। तो नई जो औद्योगिक संवर्धन नीति है, ध्यान रखना, औद्योगिक संवर्धन नीति नवीनतम कौन सी, 2025 की है। इसमें बात की गई है कि लगभग जो है 20 लाख रोजगारों का क्या किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। इसीलिए तो 2025 के वर्ष को जो उद्योगों का वर्ष घोषित किया गया है। 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र का जीबीए में जो है कितना योगदान है। अब देखिएगा द्वितीय क्षेत्र का योगदान तो कितना देखने को मिल जाता है आपको आप कहेंगे 19% के समथिंग जो है देखने को मिल जाता है। अब इसको क्या करना है, पैसों में जो है कन्वर्ट करने का कार्य करना है। तो इससे 19% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितनी, 2.73 लाख जो है आपको देखने को मिल जाएगी। 2.73
लाख करोड़ जो है देखने को मिल जाएगी। 2.73 लाख। अभी हमने वही 36% देखा तृतीय क्षेत्र का योगदान है, और उसमें कितनी वैल्यू थी, तो उसमें अभी हमने क्या किया, इसको जो है सॉल्व किया कि 5.25 लाख करोड़ रुपए क्या थी, तृतीय क्षेत्र की वैल्यू थी। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा आंकड़ा देखिएगा कि 5.25 लाख रुपया जो क्या है, 5.25 लाख करोड़ है। ठीक है, 5.25 लाख करोड़ रुपए जो तृतीय क्षेत्र का योगदान है, जो कि परसेंटेज में अगर देखोगे तो 36% है, पैसों में देखोगे 25 से 5.25 लाख देखने को आपको मिल जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो ये पैसों में 2.73 लाख करोड़ देखने को मिल जाएगा। अगर इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना है, 19% जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा और 2.73 लाख जो है आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2024 से 25 में जो है कितने नए औद्योगिक क्षेत्र जो क्या किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। कितने नए, 5, 6, 7 या फिर 8 जो है नए औद्योगिक क्षेत्र क्या किए गए हैं, सृजित किए गए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 7 क्या किए गए हैं, नए औद्योगिक क्षेत्रों का क्या किया गया है, सृजन किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य में कुल 7 जो है नए औद्योगिक क्षेत्र क्या किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। अब ये 7 जो नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, खासतौर से ग्वालियर, मंदसौर, मुरैना, धार, रीवा और उज्जैन, रायसेन में क्या किया गया है, इनका सृजन किया गया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिएगा अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सीएसआर निधि का जो है अधिकतम प्रतिशत जो है किन क्षेत्रों को गया है। ठीक है, जो सीएसआर निधि होती है गवर्नमेंट की, उसका जो है ज्यादातर पैसा जो है कैसे क्षेत्र को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप इनका अगर देखेंगे तो लगभग 70% से ज़्यादा पैसा जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया गया, विकसित किया गया है। तो सीएसआर निधि का जो है 71% जो पैसा है, 71.8% हिस्सा सामाजिक क्षेत्रों खासतौर से स्वास्थ्य शिक्षा में जो है गया हुआ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्यम क्रांति योजना किससे संबंधित, भाई रोजगार संबंधित है ना। ये किसान सहायता ना होगा उद्योग। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्वरोजगार हेतु जो है सुपार्श्विक जो है वितरण किया जाना। अब ये उद्यम क्रांति योजना क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2022 की जो है योजना है। इसमें जो है फ्री जो है बिना गारंटी के क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। बाकी दिया जाता है, मिलता नहीं है आपको। अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो आप कहेंगे 7,26,26,000 जो है हमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देखने को मिल जाती है। तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि 7,26,00,000 जो है आप ध्यान रख पाएंगे। और जनसंख्या के मामला में देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, ये भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ये कहेंगे कि 5.99% जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का। और इस मामले में जो है मध्य प्रदेश क्या करता है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो कौन से स्थान प्राप्त करता है, 6वां स्थान प्राप्त करता है। वर्तमान में कौन सा स्थान है भारत में, मध्य प्रदेश का जो 5वां स्थान है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के आधार पर देखेंगे सबसे कम जनसंख्या आपको हरदा जिले में देखने को मिल जाएगी। चलिएगा व्याख्या देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 7,26,26,809 जो हमें देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 में जो है भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो आप जानते हैं कि लगभग जो है 72% जनसंख्या ग्रामीण है, और जो बाकी की जनसंख्या देखने को मिल जाएगी वो, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई, भारत में पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में है क्या, 72% जो मध्य प्रदेश में है। भारत में जो है 68% जो क्या हो जाएगी आपकी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में जो है 68.8% ग्रामीण जनसंख्या, शहरी आबादी 31.2% है। जबकि मध्य प्रदेश में जो है 72.2% जनसंख्या जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में, और बाकी की जनसंख्या शहरी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के सर भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। क्या पूछ रहा है, साक्षरता दर जो है पूछ रहा है भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। इसमें अगर भारत की साक्षरता दर देखेंगे तो 72 हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिएगा, अच्छा 74% तो ना पड़ी है जी, एक सेकंड रुकिएगा। देखो फिक्स डाटा की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो है 73% आपको देखने को मिल जाती है, और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 69.32% जो है आपको देखने को मिल जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 73% तो ऑप्शन में ना है, 69.3% ये ठीक हो सकता है, ये तो ना हो सकता, ये भी ना हो सकता, क्योंकि ये यहाँ गलत है, ये यहाँ गलत है। गाड़ी जो है दो में रुक सकती है, तो इधर जो है इधर फिक्स है, इधर जो है ठीक है। परीक्षा में जो है आपको फिक्स डाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, 74 याद कर सकते हैं। 73% जो है फिक्स डाटा है, इस बात को क्या करना, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगली बात करते हैं, भारत की साक्षरता जो है 73% है,
लगभग 74, और मध्य प्रदेश की 72.3%। सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है केरल में देखने को मिल जाएगी, और जो न्यूनतम साक्षरता आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी, वही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में, और न्यूनतम साक्षरता जो अलीराजपुर में देखने को मिल जाएगी। 2011 की जनगणना में जो है मध्य प्रदेश का भारत में जो है कौन सा स्थान है? कौन सी बात कर रहा है भाई? 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? किस मामले में? मामला नहीं आ दिया हुआ प्रश्न में। चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठवां स्थान, अनुमान लगाइएगा भाई, ये किस क्षेत्र में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आई थिंक जनसंख्या के मामले में जो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पर देखेंगे तो छठवां स्थान हो जाएगा, और 2012 की जनगणना, सॉरी, वर्तमान में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पांचवां स्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा, पांचवां। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या देखने को मिलेगा, छठवां देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2014 में क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है ना भाई, देखो ना, सबसे पहले हो जाएगा क्या, जस्ट मैं टॉकिंग, हम समझाने का काम करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, चौथे नंबर में हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पाँचवें नंबर में हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, छठवें नंबर में हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब ये कब की स्थिति है, ये 2011 की स्थिति है। और वर्तमान में मामला कैसा है, वर्तमान में ये है, सबसे पहला तो यूपी ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्र सही है, तीसरा जो है बिहार सही है, चौथा जो है वेस्ट बंगाल सही है, और पांचवा जो हो जाएगा, पांचवा आपका, अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्या हो गए, 2014 में जो इसके दो टुकड़े हो गए, एक जो है आंध्र प्रदेश अलग हो गया, एक तेलंगाना अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश के आ गए सी ऊपर आ गए, तो पांचवें नंबर में जो है एमपी आ जाएगा वर्तमान में। ठीक है, तो 2011 के अनुसार ध्यान रखिएगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो ना, छठवां हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक कमेंट कर दिया करो लास्ट में, यदि अच्छा लग रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो तो कोई दिक्कत ना है, फिर भी बुरा ही कर दिया करो, कह दिया करो भाई साहब अच्छा नहीं है। चलिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस जिले में देखने को मिल जाएगा, आप कहेंगे भोपाल में जो है सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो भोपाल में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 855 होने वाला है। ठीक है, भोपाल में देखने को मिल जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। भोपाल जबलपुर जो है इंदौर होने वाला भाई जी, तो भोपाल इंदौर जबलपुर हो जाएगा। 2011 में जो है मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात है, ठीक है, इधर ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्या हो जाएंगे, भोपाल इंदौर जो है जबलपुर हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्या हो जाएंगे, डिंडोरी श्योपुर जो है पन्ना हो जाएगा। आएंगे भाई, प्रश्न देख लेना, सीधे सीधे आएंगे, और इसी में क्या होने वाली है, गलती होने वाली है, और एक भी गलती, ध्यान रखना, एक ही गलती क्या कर देगी, आपको सिलेक्शन से बाहर करेगी, और यकीन मानिए प्रश्न तो आपसे बनेंगे, क्योंकि आपने क्या है, पढ़ाई की हुई है। ठीक है, अगर पढ़ाई की हुई है, प्रश्न तो बनेंगे। अब बस गाड़ी वहाँ फंस जाएगी, एक भी गलती आपको क्या करेगी, सिलेक्शन से बाहर करेगी। तो गलती नहीं होना चाहिए, गलती क्यों नहीं होगी, गलती तो हो गई ही, ऐसा नहीं होता है, गलती तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती से ही सीखोगे। चलिएगा, 2011 में जो है मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है, ठीक है, देखना, मैं बता दूं, जितने भी आपने एमपी जीके के प्रश्न पढ़ा हुआ है, एमपी जीके के जो है आपको एमपी पीएससी में कम से कम जो है 35 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 34 से 35 प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएगी। इन 35 में से जो है आप लगभग क्या कर रहे हैं, आपसे जो है 30 से 32 प्रश्न जो है बनते हुए आएंगे आपसे। ठीक है, 30 से 32 प्रश्न वो आएंगे जिन्हें आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, जो क्या कर सकते हैं, कितने सही कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर को ध्यान रखना, करंट अफेयर की अभी जो है एक जबरदस्त क्लास होने वाली है, उसी क्लास से आपको जो है 7 से 8 प्रश्न जो है देखने को मिल जाएंगे, उसे किसी भी हालत में मत छोड़ना। और बाकी यहाँ पर भी जो है हो जाएंगे सही, यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर गलत कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर के जो है आपसे जो है 6 से 7 प्रश्न ही क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं, ज़्यादा अपेक्षा मत रखिएगा वहाँ पर, 10 के 10 कभी ना हो पाएंगे जी, और हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जो है हो सकते हैं। बाकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में भी जो है आपको क्या मिल जाएंगे प्रश्न, जो है लगभग अपने पढ़ाए हुए प्रश्नों में से 8 प्रश्न जो है, 8 से 9 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, पॉलिटी में मिल जाएंगे, सभी जगह जो है प्रश्न पढ़े हुए मिलेंगे, यानी कि 70 से 80%। ठीक है, 70 से 80% जो है आपका पेपर जो क्या आने वाला है, पढ़ा हुआ आने वाला, जितना मैंने पढ़ाया है देख लेना, आएगा यानी कि आएगा।
अब लेकिन इसमें अगर जो आप 80% 70 से 80% सही कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा। एक गलती करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट 69% हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग के इस दौर में जो है 70% कट ऑफ ही जाएगा, 70-75% से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, कितनी भी कम हो 75% ले आते हैं, आपका मामला साफ हो जाएगा। चलिएगा, पहले से आपको बता दिया, सतर्क कर दिया है, तो गलती नहीं करना है। पहली बात तो ठीक है, रोल नंबर को भाई बात करेंगे भैया, पेपर के दिन बात कर लेंगे, पेपर के एक दिन पहले जो है सब कुछ बता देंगे। 2011 में है मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना रहने वाला है, तो आप क्या बताएंगे, 931 जो है मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात है। भारत का कितना है, तो आप कहेंगे 943 जो है लिंगानुपात है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, आप कहेंगे केरल में जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिल जाएगा। और जो है न्यूनतम लिंगानुपात भारत में जो है हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है आपको बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी में देखने को मिल जाएगा। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात आपको भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है, तो अभी पढ़ा हमने बालाघाट जिले में सर्वाधिक जो है बालाघाट, फिर हो जाएगा अलीराजपुर, फिर हो जाएगा मंडला, फिर हो जाएगा डिंडोरी। न्यूनतम कहाँ पर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया में हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले में देखने को मिल जाएगा, तो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो भाई साहब, आपको भिंड ही देखने को मिलेगा। अगली बात करें तो गलत मत कर देना कि भाई भिंड जो है 828 यहाँ पर देखने को मिल जाता है भिंड का ग्रामीण लिंगानुपात। भारत का कुल लिंगानुपात 2011 में कितना था, तो अभी देखा हमने 943 है। सर्वाधिक केरल में, न्यूनतम जो है हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। निम्न कथनों पर जो विचार कीजिएगा। शहरी क्षेत्र में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है। भाई साहब ये प्रश्न जो है जबरदस्त तरीके का है। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता जो है श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। मंडला जिले में जो है ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। ठीक है, मंडला जिले में जो है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में जो है 8.9% बढ़ी हुई है। ठीक है, प्रश्न जो है पसीने आने वाले हैं आपको। चलिएगा, तीन जो है आपके पास में कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी जो है आपके पास में क्या है, ऑप्शन है। अब बताइएगा इनमें से जो क्या है, कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन गलत हैं। अब देखिएगा क्या कहता है, मंडला जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक अनुपात में है। तो ये मंडला जिला ये ना होने वाला, ये तो क्या है गलत है, क्योंकि मुझे पता है भाई डिंडोरी की जो लगभग 94% से ज्यादा जनसंख्या है, डिंडोरी की जो लगभग 94% जनसंख्या वो कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो अनुपात के मामले में ध्यान रखना कहाँ पर हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा। जबकि जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा अथवा सागर में जो है आपको देखने को मिल जाती है। ये तो कथन गलत है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन अगर गलत है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त तीनों भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बोलो सीताराम। एक ऑप्शन से क्या हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिल जाता है, घबराना नहीं है बड़े प्रश्न देख करके। क्या मतलब है हमें जो इतने दिए हुए हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे भी जो है ये पता नहीं इतना डाटा है कि ये, तो ये क्या है, सही दिए हुए हैं। अब इसमें जो है आपको ये तो पढ़ते रहते होंगे ना भाई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, अनुपात में कहाँ पर रहती है, न्यूनतम कहाँ पर रहती है। तो नहीं पढ़ा है तो कम से कम ऐसे एक दो फैक्ट रखिए ताकि उनसे जो है काम चल जाए। देख लेते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महिला साक्षरता पिछले दशक में जो है 8.9% बढ़ी है, ए और बढ़ती दुनियादारी सही है। मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल में जो है प्रतिशत के मामले में रहती है। ठीक है, शहरी जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो भोपाल में जो है वहाँ लगभग जो है 80%, 81% जनसंख्या क्या रहती है, शहर में रहती है। जबकि ऐसा पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, ठीक है, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर रहती है, कहाँ बताएंगे, इंदौर में रहेंगे। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर रहता है, क्या बताएंगे, भोपाल में जो है बताएंगे। सर्वाधिक ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है, क्या बताएंगे आप, जब्बलपुर में बताएंगे। ऐसी बातों को क्या करना है, प्यार से ध्यान रखना है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, 2011 में मध्य प्रदेश की कुल बाल जनसंख्या जो है कितनी थी। तो ठीक है, ये प्रश्न को हटाइएगा भाई, ऐसे प्रश्न जो है ना आए हुए हैं, आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि जनगणना जो है हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, और जो जियोग्राफी वाले में तो फिक्स टॉपिक है, लेकिन इकोनॉमी में जो है आपको क्या करना है, जनगणना पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी में भी जनगणना दी हुई है। मानव स्वास्थ्य समाज के ये सूचकांक लिखे हुए हैं ना, तो उसमें जो है जनगणना आ जाती है। तो 0 से 6 वर्ष के जो बाल जनसंख्या है वो कितनी है मध्य प्रदेश में, क्या पूछ रहा है, बाल जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी 1.8 करोड़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 1.8 करोड़ जनसंख्या बच्चा लोग हैं। ठीक है, बच्चा पार्टी कितनी है, 1.8 करोड़ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का बाल लिंगानुपात 1961 के बाद निम्न स्तर पर जो किस वर्ष पर था। ठीक है, डी ऑप्शन भाई याद कर सकते हैं, 2011 में था।
और कहूँगा कि जनगणना में भाई मैं आपको जो है गिने-चुने फैक्ट बता चुका हूँ, उनको कम से कम ध्यान रखना। लिंगानुपात के बारे में सिंपल सा फैक्ट ध्यान रख लेना, 3 बातें भारत की। ये क्या है, एक मतलब सिलेक्टेड डाटा है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, ये रट लेना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में है, ये रट लेना है। सबसे कम कहाँ पर है? तो आप क्या बताएँगे कि सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है, ये रट लेना है। बाकी अगर और कुछ ज़्यादा याद कर सकते हैं तो इनकी जो है 3-3 ज़िले याद कर लीजिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा वाले, सबसे कम वाले, बस इतने से ज़्यादा याद नहीं करना है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में क्या ध्यान रखोगे? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। सबसे ज़्यादा जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा? बालाघाट में। सबसे कम जो है भिंड में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर याद कर सकते हैं तो इनके 4-4 ज़िले याद कर लीजिएगा, बस इतने से ज़्यादा मत करिएगा। ये क्या हो जाएगा? लिंगानुपात का मामला साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब में करना है, ठीक है? 3-3 ज़िले कर सकते हैं, बाकी आपसे कोई प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया। सब बकवास के जो क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ये मतलब सभी की सभी टेस्ट सीरीज भाई इंदौर की मैं करवा रहा हूँ। इंदौर की जितनी भी एकेडमी है, जहाँ की भी मुझे मिलती हैं, क्या करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। लेकिन रियलिटी में बता देता हूँ कि भाई पेपर जो है ऐसे आता है, आप उठा कर के देख लीजिएगा। पेपर सिक्का के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट के हम बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, ठीक है? अन्यथा जो है वो कोचिंगें ही बंद हो जाएँगी। अगर जो ऐसा मान लो रियलिटी है, अगर सिलेक्टेड डाटा ये 3 फैक्ट बता दिए जाएँगे तो ऐसा पढ़ाने से मात्र जो है 10 से 20 मिनट में क्या हो जाएगा, पूरा जनगणना का टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा। और 10 से 20 मिनट में जो है एक टॉपिक पूरा हो सकता है, तो 5 से 6 घंटा में क्या कर सकते हैं, पूरा एक सब्जेक्ट पूरा करवाया जा सकता है सिलेक्टेड कंटेंट के साथ में। और 5 से 6 घंटा में अगर ऐसा करवा दिया जाएगा तो पूरे 10 सब्जेक्ट कितने दिन में हो जाएँगे? लगभग मान लो भाई 1 महीना में पूरा सिलेबस हो जाएगा। कोचिंग को तो चलना है ना, 1 साल तक चलना है, कैसे काम चलेगा? ठीक है? तो आ जाएगा समझ में, धीरे-धीरे आपको जो है पूरा का पूरा ये गणित समझ में आ जाएगा। एजुकेशन इज़ ए बिज़नेस। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना में ये मामला हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार जो है भारतीय जनसंख्या किस वर्ष जो है स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी? ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, तो ध्यान रखना 2045 तक लगभग क्या कर लेगी? स्थिरता का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेगी। और वर्तमान में जो भारत सरकार की नीति रही है वो 2.1 की जो है नीति रही है। मतलब कि एक व्यक्ति के 2 बच्चे होना चाहिए। आई मीन टू से दैट कि एक जो पति-पत्नी की जो है होना चाहिए, 2 बच्चे होना चाहिए। 10 में से किसी एक के पास में क्या हो जाए? 3 बच्चे हो जाएँ, चलेगा। ये हो जाएगी आपकी 2045 तक हम जो है स्थिर जनसंख्या का टारगेट पालेंगे। मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? अब इसमें देखिएगा, मैं बता दूं भाई 5 फैक्ट इसमें जो गिने-चुने। 10 की जनसंख्या वृद्धि 100% जो पूरे के पूरे जो 5 स्टार क्वेश्चन है आने की संभावना है। भारत में मध्य प्रदेश दोनों में ध्यान कर लीजिएगा भाई। भारत में अगर 10 की जनसंख्या वृद्धि देखेंगे तो 70 दशमलव कितनी 7% है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 20.3%। सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है? मेघालय में है। सबसे कम जो भारत में कहाँ पर है? नागालैंड में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आप कहेंगे इंदौर में है। सबसे कम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? आप कहेंगे अनूपपुर में है। ठीक है? ठीक है? और अगर इनमें याद कर सकते हो तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, मेघालय याद कर सकते हैं, और जो है क्या याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश याद कर सकते हैं, और जो है यहाँ पर मिज़ोरम याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्या कर सकते हैं, नागालैंड याद कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है केरल याद कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है गोवा याद कर सकते हैं। ये क्या है? सर्वाधिक का सबसे कम वृद्धि वाले हैं। और यहाँ पर जो है आप ध्यान सकते हैं, झाबुआ ध्यान सकते हैं, फिर इसके बाद जो है भोपाल ध्यान सकते हैं, यहाँ पर बैतूल और छिंदवाड़ा ध्यान रखते हैं। लो इतने में ठीक है। आएगा अगर प्रश्न भाई साहब इतना ही उठाएगा, उसकी क्षमता नहीं है कि इससे ज़्यादा उठा ले। और फिर अगर उठा ले तो क्या हो जाएगा आपका 1% वाले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है? जो 1% क्वेश्चन टफ आते होते हैं, 2-4% उन क्वेश्चन में जाएंगे। अगर समानता उठाता तो एग्जामिनर इतना ही जाता है, अपना भी क्या है, एक्सपीरियंस कमजोर नहीं है। क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर जो पूछ रहा है मध्य प्रदेश की कितनी है? 20.3% जो है हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 20.30% जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात जो 1000 से अधिक है? क्या बात करते हो भाई? 10 बालाघाट का जो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? 1024। इसके बाद जो है देखिए डिंडोरी का लिंगानुपात भी जो आपको क्या मिल जाएगा? 10 कुछ मिल जाए 2 के समथिंग मिल जाता है। 1002 जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिंडोरी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? बालाघाट है। अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी में 4 जिले जो है आपको ध्यान रख लेना है। आगे बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। तो कितनी रही है आपकी? 25.7% शहरी जनसंख्या। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितनी है ये ध्यान रखना है आपको। 20.3% है। सर्वाधिक कहाँ की है? इंदौर की है। कितनी है? 32% जो है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जो है रही है। अगली बात कर लेते हैं, भारत की कितनी है? 17.7% है। अगली बात कर लेते हैं, 2011 की जनगणना में जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में क्या ध्यान रख सकते हैं भाई? एक तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो कितना है, 236 है। फिर ध्यान रखना सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? भोपाल में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? आप ध्यान रखेंगे
ठीक है, कहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भोपाल ध्यान रख सकते हैं, दूसरे नंबर पर इंदौर ध्यान रख सकते हैं, तीसरे नंबर पर जबलपुर ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे डिंडोरी ध्यान रखेंगे। डिंडोरी में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, श्योपुर हो जाएगा। डिंडोरी श्योपुर पन्ना हो जाएगा। चलिएगा भाई, सब भूख लगाया मुझको बोलते बोलते। चलिएगा पूर्ण कर लेते हैं अपना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन 236 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, भाई पर्चों में भाई डिंडोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जो है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, देखिएगा रीवा यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी 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 भाई, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। जनसंख्या अगर पूछे तो रीवा में हो जाएगी, अगर आपसे पूछे प्रतिशत जो है 95% जनसंख्या जो है कहाँ पर रहती है, डिंडोरी में रहती है। न्यूनतम क्षेत्रफल भी कहाँ पर है, डिंडोरी में। मध्य प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य नहीं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, भाई हो सकता है क्या ऐसा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, मध्य प्रदेश के मैप में एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ये किया मध्य प्रदेश का जो है हल्का सा मानचित्र बनाया, इधर वाला एरिया देखोगे तो मध्य प्रदेश में क्या है, डेवलप एरिया है। ठीक है, विकसित एरिया है, इधर जो है कमजोर वाला एरिया है। तो ऐसा जाएंगे तो जनसंख्या भी तो बढ़ेगी ना, यहाँ जनसंख्या कम रहती है जंगलों में, तो यहाँ बढ़ेगी, ये बात जो है सही लिखी हुई है। लेकिन क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, गलत पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी मालवा क्षेत्र है, उपजाऊ है, तो अभी इसको जो है, हालांकि सतपुड़ा क्षेत्र में इतने लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ठीक है अभी इसको जो है छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या घनत्व अधिक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, बिल्कुल सही बात है भाई। गांव में इतने ज्यादा लोग रहते तो हैं, लेकिन उनके में देखोगे ना तो एक घर जो है बहुत लंबा बना लेते हैं, समझ रहे हो ना। एक घर होगा, एक घर में किसान रहेगा, किसान का जो है भूसा डालने वाला घर अलग होगा, भैंस बंधने वाला घर अलग अलग होगा, मेहमानों वाला अलग होगा, रोटी बनाने वाला अलग होगा, और जो और भी बात करेंगे, जो किसानों का माल होता है वो अलग होगा, लकड़ी रखने के लिए घर अलग से होगा, एक आध दो क्या होंगी, छपरियाँ होंगी, मतलब कि ऐसे जो है बहुत से घर होते हैं, तो वहाँ पर जो इतने लोग नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर शहर में देखो भाई, एक मकान में देखो तो उसी में क्या है, बगल से किचन बन जाता है, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बन जाता है, यहीं पर सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है सेट से बन जाते हैं, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश का लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी तो भाई सही हो रहा है। क्या मामला बन रहा है यहाँ पर, देखिएगा ऑप्शन जो है बी सही होना, बी वाला ही क्या है बन रहा है, तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे दक्षिण की ओर, यहाँ पर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी पड़ती है, नर्मदा नदी, और यहाँ पर जो है सतपुड़ा पर्वत पड़ जाएगा, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर ना रहती जी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ग्वालियर एक जो है विकसित एरिया मिल जाता है, यहाँ पर शिवपुरी डेवलप एरिया मिल जाएगा, यहाँ पर जो है भोपाल संभाग पूरा डेवलप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफी डेवलप एरिया है। बाकी दक्षिण में जो है यहाँ खंडवा खरगोन, यहाँ पर इतनी ज्यादा जनसंख्या ना रहती है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से जो गेरा के मध्य जो बीच में है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंरचना प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो आप कहेंगे कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या, भाग रहे हैं ना भाई लोग, गांव छोड़ कर, किसानी छोड़ करके जो है दिल्ली की ओर भाग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र का प्रवास हो रहा है, बिल्कुल सही है, जा ही रहे हैं। लघु उद्योगों का विकास होना, ये भी सही है, सभी आपके सही हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, कृत्रिम रेशा या रेयान का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है, भाई नागदा जो है उज्जैन के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो उज्जैन में जो है आपका क्या हो जाएगा, नागदा सही जगह हो जाएगा। लाख एक जो है प्राकृतिक रेजिन है, जो कैरिया लेक्का नामक कीट द्वारा स्थापित किया था, इसका सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है, उमरिया में स्थित है, पर जो कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 हो जाएगा। मध्य प्रदेश खादी ग्राम ये सही है आपका। खादी एवं ग्रामोद्योग है बोर्ड जो है 1960 है। लघु उद्योग निगम जो है 61। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास, ये वाला गलत होना चाहिए, बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लघु मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 65 सही है, लघु उद्योग निगम 61 सही है, वित्त निगम 55 सही है, ये वाला नहीं पता मुझे, तो यही आपका जो है गलत सही है, गलत हो जाएगा। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1979 में हुई थी, 1978 के अधिनियम के तहत। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी, 2022 में हुई थी। है इंदौर जो है स्टार्टअप सिटी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खनिज पट्टों की नीलामी की स्वीकृति कौन देता है, तो आप क्या कहेंगे कि जिला कलेक्टर जो क्या करता है, खनिज पट्टों की नीलामी की जो क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, जाम गोधरानी पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1995 में की गई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो जाम गोधरानी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, देवास में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सर्वाधिक जो पवन चक्कियाँ हैं
अब रतलाम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन देवास में जो पहला था ये स्थित है, जामगोदरानी। अगली बात कर लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है ये ओडीओपी का क्या है, नोडल विभाग है, यानी कि मुख्य विभाग है। अगली बात करते हैं, कृषक उत्पादक संगठन एपको के गठन हेतु मध्य प्रदेश की नोडल एजेंसी कौन है? 1981 में जो है एपको बनाया गया था। राज्यपाल इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। नाबार्ड जो है क्या है, एपको के गठन हेतु क्या है, ये नोडल एजेंसी है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रमुख है मसालों में कौन शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मसालों में देखेंगे तो भाई हल्दी जो है ना हो सकती है। चलिएगा देख लेते हैं, हल्दी जो है ना हो पाएगी। हालांकि हल्दी को जो ओडीओपी के रूप में शहडोल से क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया है। धनिया जो है और अदरक में जो है बहुत सारा मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। अगली बात कर लेते हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम किस योजना से संबंधित है? तो यह जो है पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का किस शहर को मिनी लखनऊ कहते हैं? तो सिवनी को जो है मिनी लखनऊ कहा जाता है, रेशम के कारण। ठीक है, रेशम उत्पादन व सुंदरता के कारण सिवनी को मिनी लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सरकारी कत्था उद्योग कहाँ स्थित है? कत्था उद्योग बानमौर, मुरैना और शिवपुरी में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका खैर के वृक्ष से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो आप क्या बताएंगे कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जो है मध्य प्रदेश में क्या की गई थी, विद्युत नियामक आयोग की जो है स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूर्व, मध्य और पश्चिम 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कंपनी उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है भाई साहब, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड। तो चलिएगा इसमें जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कंपनी जो मध्य प्रदेश में उत्तरदायी है। तो मध्य विद्युत उत्पादन का कार्य जो है मध्य प्रदेश विद्युत पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कब लागू हुई थी? 2023 की योजना है, लेकिन भाई साहब इतनी फिक्स डेट भी जो है पूछ लेता है। 21 सितंबर 2023 हो जाएगी। इसमें जो है कृषक मित्र के तहत सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 50% तक का जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, 40% गवर्नमेंट, 10% जो है कंपनी क्या करेगी, वहन करेगी सौर ऊर्जा उत्पादन करने में। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित है भाई, कृषि में विद्युत से जो है संबंधित है। सौभाग्य योजना का संबंध जो है हर घर विद्युतीकरण से है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है, बिल्कुल सही है। 1953 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी भाई, अभी 53 में बात कर रहे हैं ना, ठीक, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट है, मुझे क्या पता। चलिएगा ऑप्शन जो है हम गैस करते हैं, क्या पूछता है इसकी स्थापना। तो एक कथन गलत है, ये तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत नहीं है। दूसरा गलत है, 2 गलत है, ये ठीक हो सकता है। 1 और 3 गलत है, ये भी ना होगा। सभी कथन सही है, ये भी ना होगा। तो आपका बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसमें क्या है आपका 53 में हुई थी, कथन गलत है। तोतला डोह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये तोतला डोह बांध जो है भाई साहब, ये पारसा डोह था। अच्छा, पारसा डोह जो है ताप्ती नदी पर है, तो तोतला डोह है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तोतला डोह पावर स्टेशन जो है पेंच नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम बताइए भाई। सबसे कम जो साक्षरता है मध्य प्रदेश में, अब छोटा सा दिमाग लगाइएगा और इसमें बताएंगे कि जो है अलीराजपुर तो सबसे पहले हो जाएगा। तो इन 2 ऑप्शनों को क्या कर दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। इन 2 ऑप्शनों को साफ कर दीजिएगा, ये पता था आपको पहले से ही। अब इसमें जो है अलीराजपुर के बाद झाबुआ भी आपको पता होगा, ठीक है, वो पता क्या है। अब यहाँ पर आगे मामला जो है फंसता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़वानी हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि जिनके पास में क्या नहीं होती भाई साहब, शिक्षा नहीं होती, जिनके पास में ज्ञान नहीं होते, वो क्या होते हैं, अजूबा होते हैं, अजूबा होते हैं, अजूबा होते हैं। ठीक है, अजूबा होते हैं। तो आ से अलीराजपुर और जा से हो जाएगा आपका जाबुआ, बा से बड़वानी हो जाएगा। जिसके पास में एजुकेशन नहीं है वो क्या है, अजूबा व्यक्ति है। अगर आपके पास भी रही है तो आप भी तैयार रहिएगा। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले सही जिलों को बताइएगा। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं, बालाघाट है, ठीक है, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, ये तो गलत हो जाएगा। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन क्या करना, चयन करना है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सबसे अधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत रहता है। क्या आपका सही हो जाएगा मामला? बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जो है
अनुसूचित जाति जो है परसेंटेज कहाँ पर है? उज्जैन में है। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत रखने वाला जिला झाबुआ है। प्रदेश का सबसे कम एससी जनसंख्या प्रतिशत रखने वाला जिला जो क्या है? झाबुआ। ये भी जो है ठीक ही है। अनुसूचित जाति जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% ये मामला गलत लिखा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के मामले में है ये। अनुसूचित जाति जो है मध्य प्रदेश में 15% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर जिले में रहती है। बिल्कुल सही है। तो ये बातें क्या कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये 15% है। चलिएगा मैं इसको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या ध्यान रखना है आपको? मध्य प्रदेश में जो है एक ध्यान रखना एससी, एक ध्यान रखना है एसटी। इनकी जो पहली बात समझिएगा, इनकी जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, इनकी जो कुल जनसंख्या कितनी है? इनकी कुल जनसंख्या एससी की मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 15% है। ठीक है। एसटी की जो कुल जनसंख्या है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21%। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है एससी कहाँ रहती है? अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहती है? अगर जनसंख्या के मामले में देखोगे, जनसंख्या के मामले में देखोगे तो इंदौर में जो है एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। वहीं एसटी की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी? तो धार जिले में जो है एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी। अगर परसेंटेज के मामले में देखोगे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? एससी का सर्वाधिक परसेंटेज जो है उज्जैन में हो जाएगा। और सर्वाधिक एसटी, एससी का कहाँ पर हो जाएगा? उज्जैन में। एसटी का परसेंटेज जो सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएगा? अलीराजपुर में हो जाएगा। ठीक है। अलीराजपुर में हो जाएगा। अब वहीं न्यूनतम की अगर बात करेंगे, ठीक है, न्यूनतम जो है एसटी एससी जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है ये आपको मिल जाएगी झाबुआ में। ठीक है। क्या मिल जाएगी? झाबुआ में मिल जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा? भिंड में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? भिंड में देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे मामला क्या कर लेना है, आपको ध्यान रख लेना है। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में से कौन से? भाई भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, आर्थिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? माइनिंग कॉन्क्लेव जो पहली तो कहाँ पर हुई थी? कटनी में हुई थी। ठीक है। ये भाई कटनी में हुई है 2002 नंबर की। ठीक है। आयोजन जो है कटनी जिले में किया गया है। माइनिंग कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? कटनी में हुई है, चूना नगरी के नाम से। लास्ट प्रश्न है। भोपाल में 24-25 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें से 30,77,000 करोड़ रुपए के जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसकी मुख्य थीम क्या थी? तो आप क्या बताएंगे? अनंत संभावनाएं जो इसकी मुख्य थीम थी। किसने उद्घाटन किया था? मोदी जी ने उद्घाटन किया था। समापन किसने किया था? अमित शाह ने। कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। कितने निवेश प्रस्ताव आए हुए हैं? 30,77 लाख के आए हुए हैं। कौन सा संस्करण था? 8वें नंबर का था। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? 2007 में इंदौर में हुआ था। ये हो जाएगा आपके जो है। ये हम क्या कर लेते हैं भाई साहब, जो है एक है पूरे प्रश्न इसमें जो है देख लिए 100 प्रश्न। और है तो चलिएगा, ये आपको जो है क्लास कैसी लगी हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। क्योंकि अभी जो है प्रीलिम्स की बात चल रही है। ये पीएससी में जो है वास्तविकता के सपने जो है आपको दर्पण जो है हम हमेशा दिखाने का कार्य करेंगे, जो रियलिटी है। क्योंकि हम व्यापारी की तरह कभी भी बात नहीं करेंगे, एजुकेशन के व्यापारी की तरह। रियल अगर आप जो क्या चाहते हैं कि मतलब निश्चित रूप से आपका जो है कई बार मन टूट जाता होगा मेरे कहने से। ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिएगा, क्योंकि मैं सीधा सीधी सी बातें बोल देता हूँ भाई। ठीक है। जबकि हालांकि हर कोई ऐसा नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उन्हें भी क्या करना होता है? अपना बिजनेस चलाना होता है। लेकिन आप जो क्या कर सकते हैं, मुझसे रियलिटी में बात कर सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो देखिएगा हम प्रयास करेंगे रियलिटी के साथ में जो है आपको क्या करने का, मोटिवेट करने का। कि भाई जब बात करोगे हमसे तो हम बताएंगे उसमें कि जो वास्तविक बात आप करते हैं, तो उसमें जो है कैसे आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो पहली बात दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। और फिर इसके बाद भी अपने हौसले बुलंद करना चाहिए। जीवन में कभी नहीं जो है आप गिरोगे, ना ही आप कमज़ोर हो पाओगे। और यकीन मानिए एक दिन एक बार अगर रियलिटी को पहचान करके फैसले करोगे तो आप जो है निश्चित रूप से वो हो जाओगे। तो चलिएगा अपने जो है हम क्या करते हैं, टेस्ट भी जो है करने हैं। तो आप क्या कीजिएगा, टेस्ट में ज़रूर शाम को जो है आया करिएगा। जिसमें से अभी 2-3 टेस्ट ही क्या कर रहे हैं जल्द ही क्या करेंगे भाई। अगर मैं अपने पास में टाइम भी तो क्या रहता है, लिमिट रहता है ना। और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कहते हैं 5 टेस्ट जो है सुबह कहा था करवाने के लिए। लेकिन जिस दिन से मैं करवा दूंगा तो उस दिन क्या करेंगे, मुझे क्लास जो है ऑफ करनी पड़ेंगे। क्योंकि ठीक है
सब कुछ ना हो पाएगा, मुझे जो है मौजूद रहना ज़रूरी होगा, क्योंकि लिंक जो है मुझे से एक्टिवेट होगी, वो मेरे नाम पर सब कुछ आईडी है वहाँ पर, आपसे जो है ना हो पाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में जो है ये क्लासें जो है ऑफ हो जाएंगी। तो कोशिश करेंगे 15 तक जो क्या करते हैं इसको बेकार करते हैं, 15 तारीख के बाद में जो है हमारे पास में 10 दिन का समय बचेगा, या फिर 17-18 से देख लेंगे। क्योंकि अगर 10 टेस्ट डेली करेंगे भाई, एक दिन अगर टेस्ट लगा लेंगे तो एक दिन में हम 15 टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 सेकंड की हमें क्या देना है, टाइमिंग देनी है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है वहाँ पर जुड़ जाइए, जितने लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा। बस इतना ही कहूँगा, चलते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, आपकी मेहनत तय करेगी, आपकी उड़ान तय करेगी, आसमान का बादशाह जो है कौन होगा। याद रखिएगा, ये परीक्षा है, यहाँ जो है योग्यता ही क्या करती है, प्राथमिकता डिसाइड करती है। अगर आपके नंबर सही है ना, तो आपकी जो है पीडीएफ लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ किसी दुआ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो बात अलग है भाई, ठीक है, वो नैतिक भावनाएं होती हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास में ये होगी ना, योग्यता होगी, जिस दिन आप सिलेबस कवर कर लेंगे, आप जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बाकी समाज में आप कितनी प्रगति कर सकते हैं वो जो है सब नैतिक आचरण बात करते हैं, लेकिन एक पेपर में जो है क्वालिफाइड करने के लिए आपको नंबर ही ज़रूरत होते हैं। क्योंकि सिलेक्शन और ना सिलेक्शन का अंतर सिर्फ कौन डिसाइड करते हैं, ये परीक्षा के मार्क्स डिसाइड करते हैं। आपके जो है कितने योग्य व्यक्ति हैं, ये आपकी जो है कॉपी डिसाइड करती है। एग्जामिनर के सामने आपको कौन साबित करती है, ये कॉपी साबित करती है। इस कॉपी में बेस्ट देने के लिए आपको जो बेस्ट मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, परिणाम बताएगा आपकी मेहनत कैसी थी। ठीक है, हम भी देखने के लिए बैठे हुए हैं, परिणाम बताएगा आपकी मेहनत कैसी थी। ठीक है, और मेहनत तो बताती ही है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बाद में बता ही देगा आपने कितने एफर्ट दिए थे। और पीएससी के विद्यार्थियों भाई, छोटी छोटी बातों में उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा बन जाने से क्या है, आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। और सीखिएगा धैर्य रखना, अपने आप में सहनशीलता रखना, जैसे गुण जो है आपके अंदर बहुत ज़रूरी हैं। वरना आपको अगर ऐसा लगता है कि आज एक यूनिट पढ़ने से क्या है, मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो आपको आगे चलकर 20 से 25 विषय जो है मेंस में क्या करने पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे। उन सभी को डाटा जो हैंडल करना पड़ेगा, आप जो है फिर संभाल ना पाएंगे। तो अपने आप को जो संभालना भी सीखिएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में शाम वाली में। धन्यवाद।